Hello everyone. This is part 2 of the series which is ongoing, that is पॉलिटी सीरीज़. इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं. अलॉन्ग विद दैट कुछ क्वेश्चंस वो भी हैं जो आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का इम्पोर्टेंस क्या है आई होप आपको पता होगा. अगर नहीं पता है तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है. चलिए, तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. स्वराज पार्टी in 1934, Congress Party in 1936, Muslim League in 1942 and All Parties Conference in 1946. The answer is A, Swaraj Party in 1934. The Swaraj Party in its conference at Ranchi in May 1934 presented the policy of Constituent Assembly. It was to be composed of Indian representatives elected on the basis of adult suffrage. It was the first occasion when Indians demanded for a constituent assembly. Next question is, who in the beginning presented the idea of Indian Constituent Assembly in pre-independence days? Mr. M.N. Roy. The idea of the Constituent Assembly was put forward for the first time by M.N. Roy in the year 1934. The first formal demand for the Constituent Assembly was made by Swaraj Party at a conference in Ranchi held in May 1934. Who said the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, महात्मा गांधी रोड एन आर्टिकल द ओनली वे इन द हरिजन पोस्ट मतलब न्यूज़पेपर या मैगज़ीन थी जिसमें कि उन्होंने आर्टिकल लिखा था द ओनली वे इन ऑफ 19th November 1939, in which he expressed the view that the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people. जैसे आजकल आप कोई अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हों तो उसमें आपने देखा होगा ओपिनियन या कोई भी कुछ भी आर्टिकल लिखकर सबमिट कर सकता है. कोई स्टूडेंट है, लेक्चरर है या प्रिपरेशन जिनकी ऑनगोइंग है या कोई किसी और पदवी पर हैं, तो जो भी घटित हो रहा है हमारे आसपास उस पर लोगों की जो ओपिनियन है, जैसे कि अभी यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और उसमें नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो उसमें लोगों की अलग अलग ओपिनियन है. कुछ लोग मानते हैं कि उनके फॉर में है और कुछ अगेंस्ट में है, तो वो ओपिनियन अपनी वहाँ पर सबमिट करते हैं और फिर वो पब्लिश होती है. उससे जिन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है तो कुछ आइडिया लगता है और अदरवाइज़ एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है. मे बी आप किसी चीज़ के फॉर में हो तो जो उसमें छपा है न्यूज़पेपर में वो अगेंस्ट में हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि कुछ लोग उनका अगर विद्रोह कर रहे हैं या उनके साथ नहीं है तो क्यों नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे भी द ओनली वे करके जो आर्टिकल था उसमें महात्मा गांधी जी ने ये लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली alone can produce a constitution which is indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people. Next, the proposal for framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by Cripps Mission. आपको पता होगा क्रिप्स मिशन 1942 में आया था. अगर नहीं पता है तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. So the proposal for framing of the Constitution of India after the end of the Second World War कब ख़त्म हुई थी? 1945 में. 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी. तो उस फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज ब्रिटेन एंड मेजर कंट्रीज़ ऑफ दैट टाइम आज भी हैं वो मेजर पावर्स एनीवे, तो वर्ल्ड वॉर में दे वर एंगेज्ड एंड इट वाज क्वाइट टायरसम. तो उन्होंने ये बोला था कि जब भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होगी तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का प्रपोजल तैयार करेंगे बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
ये कब बोला गया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में उसके द्वारा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। दोनों जगह से नॉमिनेटेड। अगर आपने पढ़ा है तो हो सकता है इसमें आपको समझ में आ रहा हो कि दोनों जगह से तो नॉमिनेट नहीं होंगे। आगे चलते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको आगे समझ में आएगा। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. इसका explanation देख लेते हैं। The Cripps mission was sent by the British government to India in March 1942, which had the following proposals: setting up dominion status for India. Any province unwilling to join the Indian Dominion could form a separate union and have a separate constitution. A constituent assembly would be formed to frame new constitution for the country. This assembly would have members elected by provincial assemblies and nominated by princely states. यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई। The statement 1 is incorrect. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए ये वाला हमारा आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर्स सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वॉज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। एक रिप्रेजेंटेटिव था कितनी बड़ी पॉपुलेशन के एवज में, मतलब कितनी पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा था कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। तो द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। ऊपर आपने देखा क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन 1942 एंड कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946, दैट इज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The mission proposed a plan for the formation of a constituent assembly to frame a constitution for the Indian Union. The representation of provinces was based on the population, roughly one representative over 10 lakh population. तो इसका आंसर हो गया B, that is 10 lakh. Next is, who among the following persons was not a member of the cabinet mission? कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? तो ये तो स्टैटिक पोर्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, बट आप इसको किसी ट्रिक के माध्यम से, जैसे एक ट्रिक ये बना सकते हैं कि आपके घर में जो कैबिनेट्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो वो वुड की बनी होती हैं, वुड लकड़ी की। ये जस्ट एक ट्रिक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वॉज नॉट अ मेंबर, मान लेते हैं कि कैबिनेट्स जो हैं वो नो मोर वुड की बनना चाहती हैं, तो बाकी किसी भी चीज़ की बनना चाहती हैं, तो उस मान लेते हैं कि वो लोहे की बनना चाहती हैं, तो उसे टाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसे टाइट करने के लिए हमें चाहिए होगा प्लास। तो प्लास इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर पैथिक लॉरेंस, ए फॉर AB Alexander and S for Stafford Cripps. Except wood, everything else will be required. तो दैट इज़ जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक, यू कैन स्किप इट ऑल टुगेदर। आपको अगर इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक चीज़ है, तो इसे याद करने के लिए मैंने ये छोटा सा ट्रिक बनाया। तो इनमें से कौन नहीं था मेंबर कैबिनेट मिशन का? तो विलियम वुड आंसर हो जाएगा। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन वर सर पैथिक लॉरेंस, हु वॉज सेक्रेटरी फॉर इंडिया, स्टैफोर्ड क्रिप्स, हु वॉज चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रेड, and A.V. Alexander was a navy minister. William Wood was not a member of the cabinet mission. Indian Constituent Assembly was established under, तो ये आपने देखा कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, of India was constituted under the cabinet mission 1946 on the basis of indirect elections. Through which plan was a constituent assembly created? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा कैबिनेट मिशन प्लान जो कि आया था 1946 में। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज,
On 24th August 1946, interim government was announced on a condition that interim government would take charge latest by 2nd September 1946. Viceroy for the was the ex officio president of the Executive Council, while Jawaharlal Nehru was designated as vice president of the Executive Council. तो ये आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू. Who of the following was not a member of the interim national government formed in August 1946 AD? C. Rajgopalachari, Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan, or Jagjeevan Ram. According to the Cabinet Mission's declaration, an interim government was constituted on 2nd September 1946. ये बार बार आ रही है डेट. 2nd सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी. किसके अकॉर्डिंगली? कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में. फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी राजगोपालाचारी वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जगजीवन राम वॉज द मिनिस्टर फॉर लेबर. हाउएवर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस इंटरिम गवर्नमेंट. तो आंसर हो जाएगा सी. Next is the first interim national government was announced on 24th August 1946. ये डेट्स हैं, याद करनी पड़ेंगी. फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट 24th August 1946. Assertion. According to the Wavell Plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was to be equal. Reason is Wavell thought that this arrangement would have avoided the partition of India. ब्रिटिशर्स को आई डोंट थिंक कि कोई मतलब था कि पार्टीशन ना हो. एक्चुअली वो ही चाहते थे कि पार्टीशन हो. तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इन अक्टूबर 1943, लॉर्ड वेवल, हु हैड सक्सीडेड लॉर्ड लिनलिथगो एज वाइसरॉय, made an attempt to resolve the deadlock in India. He went to England for consultation in March 1945. There he thoroughly discussed with the British government about Indian administration and made some proposals. In June 1945, his proposals were made public by the name of the Wavell Plan. Wavell Plan कब उनके proposals public हुए थे? In June 1945. He proposed restructuring of the Governor General's Executive Council, which would have balanced representation of the main communities, including equal proportions of Muslims and Hindus. तो यहाँ पे पहला जो statement था कि according to Wavell Plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was equal. तो हाँ, ये सही है. All the portfolios except defense were to be held by the Indian members, including Foreign Department. The Wavell Plan proposed an equal representation of Hindus and Muslims in the Executive Council. Apart from Viceroy and Commander-in-Chief in the Executive Council, all members were to be Indian. Earliest possible, a conference at Shimla was to be convened. It was also proposed that after the end of the Second World War, a constitution for India was to be made by Indians. Thus, it is clear that Wavell Plan was intended to remove the deadlock on constitutional matters and political issues and to promote self-governance for Indians, but never intended to unite Hindus and Muslims to avoid partition of India. Thus, the statement is true, but reason is false. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, that A is true and R is false. Next is, which of the following statements are true in relation to Constituent Assembly? Assembly was based on adult suffrage. The Assembly was a result of direct election. Assembly was a multi-party body. Assembly worked through various committees. The legislative assemblies of states were used as electoral college for the formation of the Constituent Assembly. In this way, the Constituent Assembly was a result of indirect election. Its election was not based on adult suffrage. People of several parties were involved in it. The Constituent Assembly formed a number of committees.
टू ऑपरेट इट्स वर्किंग। आपने सुना होगा बहुत सारी कमिटीज, झंडा कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी। तो यस, असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज। असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। इनडायरेक्ट इलेक्शन था और अडल्ट सफराज पे बेस्ड नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 3 and 4. Which of the following statements are correct regarding to Indian Constituent Assembly? It was not based on adult suffrage, adult franchisee, ऊपर आपने देखा yes. It resulted from direct election, जी नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन था. इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, जी नहीं, एक मल्टी पार्टी बॉडी थी. मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इसका हिस्सा थे. इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, तो हाँ बहुत सारी कमिटीज़ इसमें थी. तो ए एंड डी. Yes, Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated. The members were to be indirectly elected by the members of the Provincial Assembly, who themselves were elected on a limited franchisee. It was a multi-party body. The Congress, the Muslim League, and some independent members were also there. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. Out of these, 8 were major committees and others were minor committees. Which one among the following is an incorrect statement about the Constituent Assembly? It worked with the help of a large number of committees, most important among them being the drafting committee. Second is minority communities like Christians, Anglo-Indians and Parsis were adequately represented in the assembly. It was elected on the basis of universal adult franchisee. अभी आपने ऊपर पढ़ा तो आप इसका तो आंसर दे सकते हैं. Its electoral process was based on the 6th schedule of the Act of 1935, which allowed for a restricted franchisee based on tax, property, educational qualification. Members of the Constituent Assembly were elected by the members of the Legislative Assembly of Provinces on the basis of indirect election and not on the basis of universal adult franchisee. The members of provincial legislatures were themselves elected on the basis of limited franchisee, that is, on the basis of qualification of education, property, and tax. Universal adult franchisee enables all citizens to be involved in the governance of their state based on adult suffrage. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, ऐसा तो आपने कहीं ऊपर नहीं पढ़ा है. इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, यस. इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, आई डोंट थिंक सो. Members of the Constituent Assembly were elected by the members of the legislative assemblies of various provinces. Each province and each Indian state or group of states were allotted the total number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to a million. मतलब ऊपर हमने पढ़ा था ना कि एक प्रतिनिधि था for 10 lakh people. तो ratio of 1 to a million. As a result, 292 members were elected through the provincial legislative assemblies and 4 members represented the chief commissioners' provinces, while the Indian princely states were allotted a minimum of 93 seats. Next is, with reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़ा है. Nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, जी नहीं, ऊपर के क्वेश्चन में भी 4th ऑप्शन यही था, नहीं. Elected by the provincial legislative assemblies, तो हाँ ये पढ़ा है. Selected by the government for their expertise in constitutional matters, no. Answer is C. How were the members of Constituent Assembly elected? Directly by people, nominated by Congress, nominated by Indian ruler, by provincial assemblies. Same question है. Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar, Sachidanand Sinha, Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan. इसमें आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं,
बट आगे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररीली चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज हेल्ड ऑन 9th December 1946. The Constituent Assembly unanimously elected Dr. Rajendra Prasad as permanent chairman on 11th December 1946. मतलब 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेम वॉज प्रपोज बाय JB कृपलानी. तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन सी को करेक्ट कंसिडर किया है. नेक्स्ट, who chaired the first meeting of Constituent Assembly. अब यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मीटिंग के लिए इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लिया है, जो कि 9 दिसंबर 1946 यहाँ पे आपने देखा था. चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज हेल्ड ऑन, रुकिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, which was held on 9 December 1946. तो फर्स्ट मीटिंग के लिए पूछा है जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा चेयर की गई थी. उसके बाद 2 दिन के बाद यूनानिमसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया था. नेक्स्ट इज द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. आपने ऊपर देखा कि पहला इन्होंने ही चेयर किया था. नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, तो अभी आपने देखा 11 दिसंबर 1946. What are true about Constituent Assembly? Constituent Assembly's first meeting was held on 9 December 1946. जी हाँ, its first permanent president was Dr. Sachidanand Sinha. Muslim League boycotted first meeting of Constituent Assembly. तो yes, ये तीनों ही करेक्ट हैं. Next is who was the chairman of Constituent Assembly of India? Dr. Rajendra Prasad. Who was the president of the Constituent Assembly of Independent India? Dr. Rajendra Prasad. Same question. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? Frank Anthony was the first nominated temporary deputy chairman of the Constituent Assembly. He was nominated on 9 December 1946 by the temporary chairman of the Constituent Assembly, Dr. Sachidanand Sinha. He established All India Anglo-Indian Association in 1942. He served as a nominated member of the Lok Sabha for 7 terms between 1950 and 1992. H.C. Mukherjee was the first permanent vice president of Constituent Assembly. इसमें हो जाएगा फ्रैंक एंथनी. यहाँ पूछा था डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, जब उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड विद द कमेंसमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946. The first session of the Constituent Assembly began on 9 December 1946 and ended on 23rd December 1946. The session was attended by 207 members according to Rajya Sabha website. In the 5th meeting, Pandit Jawaharlal Nehru laid down the Objectives Resolution. Objectives Resolution भी कब हुआ था, क्या है, इस पे भी बहुत सवाल बनते हैं, आगे देखेंगे हम. The first session of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. आप देख सकते हैं बहुत सारे सेम सवाल हैं, तो ये फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का. When was the Constituent Assembly established? December 1946. When was the first session of the Constituent Assembly held? 9 December 1946. When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? 9 December 1946. In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru laid down the Objectives Resolution? अभी पीछे एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था 5th. On 13th December 1946, Jawaharlal Nehru introduced Objective Resolution in the 5th meeting of the first session of the Constituent Assembly, which gave accurate philosophy and guiding principles for constitution making, and later on took the form of the preamble to the Constitution of India. When did Nehru introduce the Objective Resolution in the Constituent Assembly? 13 December 1946. Proposed his historic Objectives Resolution in the Assembly on December 13, 1946. Established the
Principles and foundation of the constitutional framework. The Assembly on January 22nd, 1947 unanimously adopted this resolution. It had an impact on how the constitution ultimately came to be, all of its later phases. Its amended form serves as a preamble to the current constitution. Next is the resolution for giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. A resolution for the Constitution of India was unanimously adopted by the Constituent Assembly, which was presented by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946. यहाँ पे क्या पूछा है? रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया कब अडॉप्ट हुआ था? तो 22 जनवरी 1947. Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना था जवाहरलाल नेहरू जी ने. The proceedings of the Constituent Assembly started with the objectives resolution presented by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. Objective resolution was unanimously passed on 22nd January 1947. Later, this objective resolution became the foundation of the preamble of the Constitution. Who of the following presented the objectives resolution? Same question है, Pandit Jawaharlal Nehru. In relation to formation of the Constitution of India, which of the following statements are correct? Resolution of objectives by Nehru affected the making of the Constitution. Preamble fulfills various important objectives or aims. People of India ordered or directed the Constitution. Head of the state is elected by the people directly. नहीं, प्रेसिडेंट साहब का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. तो और ऑफ कोर्स पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पहली लाइन में ही वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड लिखा है ना. तो ये फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हेंस ए इज द आंसर फॉर दिस. Under the Indian Constitution, the head of the state, that is the president, is not elected by people directly but by people's representatives, which include elected members of both the houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, elected members of the state legislative assemblies of all the states including UTs. The other 3 sentences are correct. आपने यहाँ पे देखा होगा, खैर हम वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे लिखा है इलेक्टेड, ये पीपल डायरेक्टली इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स of both the houses of the parliament, elected member of the state legislative assemblies. अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज. Next is how many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? 12. Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days to complete its historic task of drafting the Constitution. During this period, there were 11 sessions covering a total of 165 days. 26 November 1949, the last day of the 11th session, the Constitution was adopted. Apart from these 11 sessions, one more meeting was held on 24th January 1950, in which the members appended their signature. So the nearest correct option is option C. ऐसे तो 11 सेशंस हुए थे, बट 24 जनवरी 1950 को सारे मेंबर्स इकट्ठा हुए थे साइन करने के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ सेशंस अगर आप साइन करने वाला डे भी इंक्लूड करते हैं तो 12 हो जाएगा. मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. तो अभी आपने ऊपर देखा 24 जनवरी 1950 को सब गैदर हुए थे साइन करने के लिए. हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये भी आपने ऊपर देखा 2 years, 11 months and 18 days. Consider the following statements regarding the Constituent Assembly of India.
The final session of the Constituent Assembly was held on 24th January 1950. Dr. Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the office of President of India in the final session. Answer is both are correct. The Constituent Assembly was constituted to frame the Constitution of India under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission कब आया था? 1946 में. Consisting of 3 members. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. Alexander, which arrived in India on March 24, 1946. The Constituent Assembly held its first meeting on December. Just a second. Under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan consisting of 3 members, Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander. प्लास आपको अगर याद हो तो वुड नहीं था, प्लास था जिन्होंने कैबिनेट मिशन. Same question. Which arrived in India on March 24, 1946. The Constituent Assembly held its first meeting on December 9th, 1946. The Constituent Assembly had 11 sessions over 2 years, 11 months, 18 days. On January 24th, 1950, the Constituent Assembly held its final session. On that day, it adopted the national anthem, the national song, and elected Dr. Rajendra Prasad as the first President of India. So, यहाँ पर क्या था? Dr. Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the office of President of India in the final session. Yes, final session of the Constituent Assembly was held on. ये तो आप ऊपर देख ही चुके हैं, इसलिए दोनों करेक्ट हो जाएंगे. Next, what was the duration in the making of the Indian Constitution? ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा, 4-5 बार तो मैं ही बोल चुकी हूँ. It took precisely 2 years, 11 months and 17 days to create the Constitution. The Constitution of India was adopted on 26 January 1950. The 299-member Constituent Assembly drafted the Constitution of India over 3 years. कितने members थे? 299. First session of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946 when Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected as its president. President of what? President of Constituent Assembly. Question number 44. Match list X with list Y and select the correct answer by using the codes given below. First, Vice President of Constituent Assembly. ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, आपको याद हो अगर. Originally the only Congress member of drafting committee. Member of Constituent Assembly representing Rajasthan's princely state, Chairman of Union Constitution Committee. So first Vice President of Constituent Assembly was H.C. Mukherjee. The only Congress member of drafting committee was K.M. Munshi. Representative of Rajasthan's princely state was V.T. Krishnamachari. Chairman of Union Constitution Committee was Jawaharlal Nehru. First temporal Vice President of the Constituent Assembly was Frank Anthony. ये टेम्पोरल थे, मैं इनकी ही बात कर रही थी, ये हमने ऊपर पढ़ा था फ्रैंक एंथनी के बारे में, तो वो यहाँ ऑप्शन में नहीं थे. तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाएंगे H.C. मुखर्जी. टेम्पोरल टेम्पररी कौन थे? फ्रैंक एंथनी, who was nominated by the then temporal president Sachidanand Sinha on 9th December 1946. H.C. Mukherjee was the first permanent vice president of the Constituent Assembly. ये permanent थे H.C. Mukherjee. Next is who was the constitutional advisor at the time of the formation of the constitution? B.N. Rao. Sir Benegal Narsingh Rao was appointed as the constitutional advisor during the formation of the constitution. देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है अलग अलग स्टेट PCS में. The first draft of the constitution was prepared by B.N. Rao. The first draft of the constitution was prepared by the constitutional advisor B.N. Rao, which was put before drafting committee for opinion, discussion and changes in it.
The original draft proposed by Mr. Rao included 243 articles and 13 schedules. अभी करंटली कितने आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए. When was the third reading of the Indian Constitution started in the Constituent Assembly? Third reading of the Constitution by the Constituent Assembly started on 17th November 1949 and completed on 26th November 1949. Hence, none of the given options are correct. इस टाइप के क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं. थर्ड रीडिंग कब हुई, बाकी रीडिंग्स फर्स्ट सेकंड थर्ड कब कब हुई, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप कितनी डेट्स याद करेंगे इसलिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन, आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा, ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949 प्रियम्बल में लिखा रहता है ना, तो November 26, 1949. Preamble of the Constitution states, "We the people of India enact, adopt and give to ourselves this Constitution on 26th November 1949. This date is considered as the date of adoption, completion and passing of the Constitution. On the same day, the provisions relating to citizenship, interim parliament and temporary, transitional and special provisions came into effect. The rest of the provisions came into effect on 26 January 1950. Thus, 26 January 1950 is considered as the enforcement date of the whole Constitution. Citizenship, interim parliament and temporary, transitional and special provisions इस दिन आ गए थे, came into effect. Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. Constitution was adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949. Repetitive question. Adopted on which date? 26 November 1949. Constitution came into force. Constitution of India came into force. Adopted नहीं, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950. Constitution of India came into force on 26 January 1950. Republic is governed in terms of the Constitution of India, which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 27th January 1950. Notably, the Constitution provides for a parliamentary form of government which is federal in structure and with certain unitary leaning. है इसका structure federal but lean करता है towards unitary, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्वाज़ाई फेडरल, आगे पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें. 26 January was selected as the date for the inauguration of the Constitution because the Congress has observed it as the Independence Day in 1930. On that day, Quit India movement was started in 1942. It was considered to be an auspicious day. None of the above. The Congress had observed it as the Independence Day in 1930. पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था कांग्रेस के लाहौर सेशन में. पूर्ण स्वराज declaration was promulgated by the Indian National Congress in the Lahore session in December 1929, where Congress asked the people of India to observe 26 January as Independence Day. After that, Congress regularly observed 26 January as the Independence Day of India. The new Constitution of India, as drafted and approved by the Constituent Assembly of India, was mandated to come into effect from 26 January 1950 to commemorate the 1929 Declaration. हमारे लिए 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डे था क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था, पर ब्रिटिशर्स के लिए 15 अगस्त इम्पॉर्टेंट दिन था क्योंकि जो उन्होंने बॉम्बिंग करी थी जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, तो वो उसको कोमेमोरेट करने के लिए 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस देना चाहते थे और हम 26 जनवरी इम्पोर्टेंट मानते थे, तो हमने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था 26 जनवरी 1950 को. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था और हमने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया था. कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर. क्यों करते हैं अभी आपने देखा, क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है ऑन दिस डे वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स. The Constitutional Day of India is celebrated on 26 November since the new Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and signed by President
Dr. Rajendra Prasad, some of the provisions of the Constitution came into force at once, while the remaining provisions of the Constitution came into force on 26 January 1950, the commencement date of the Constitution. कौन से provisions इस दिन अडॉप्ट कर लिए गए थे वो आपने अभी ऊपर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा. अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं. Consider the following statements in respect of the Constitution Day. Statement 1. The Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. Statement 2. On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. तो ये तो नहीं होना चाहिए बिकॉज इस दिन तो हमने कुछ प्रोविजंस अडॉप्ट इनैक्ट कर लिए थे. तो इस दिन तो ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं सेटअप होगी बिकॉज एक महीने ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद 26 जनवरी 1950 को हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले थे. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये सही हो गया, इसलिए आंसर आपका सी हो गया. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट. The November 26 marks Constitution Day, also called Samvidhan Divas, to remember the day on which the Indian Constitution was adopted. In an effort to encourage individuals to uphold the principles of the Constitution, the Indian government decided to declare November 26 as the Constitution Day, which was announced by the Ministry of Social Justice and Empowerment on November 19th, 2015. Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee. कब सेटअप हुई थी? August 29, 1947 को. It was this committee which was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. It consisted of 7 members under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Next is Indian Constitution was adopted by Constituent Assembly. It is explicitly mentioned in the preamble itself that the Constitution was adopted and enacted by the Constituent Assembly at its 11th session on 26 November 1949. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly. Constitution of India was adopted and enacted on 26 November 1949. Consider the following events. ये बार बार क्वेश्चन सेम टाइप के मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बार सेम क्वेश्चन को पूछा गया है और रिपीट हुआ है ये अलग अलग स्टेट पीसीएस में एंड अलग अलग ईयर्स में. Consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. Appointment of the drafting committee. आपने ऊपर देखा कि ये अगस्त 1947 में हुआ था. आई थिंक 29 अगस्त यहाँ पर दिया था, 29 अगस्त 1947 को. ठीक है. ड्राफ्टिंग कमेटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड. ये तो आपने कई बार देख लिया. 26 ऑफ नवंबर 1949. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट. ये भी हमने ऊपर देखा था पहले कब मिली थी. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को. अब आपके पास सारी डेट्स हैं, आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. एक बार हम चेक कर लेते हैं. ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, अडॉप्टेड एनैक्टेड 26 नवंबर 1949, commencement of Indian Constitution 26 January 1950 and Constituent Assembly first met on 9th December 1946. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from बॉम्बे प्रेसिडेंसी. पहले बंगाल से थे, फिर बाद में बॉम्बे हो गए थे. In the preliminary election held in 1946, Dr. B.R. Ambedkar was elected from the eastern part of undivided Bengal. Later on, this region became part of Pakistan, जो कि आज का बांग्लादेश है. Then Ambedkar was elected as a member of the Constituent Assembly from Pune, seat of Bombay Presidency, which was made vacant by the resignation of M.R. Jaikar of Congress. Since Dr. Ambedkar was elected from East Bengal,
not West Bengal. So option B is the correct answer. वेस्ट बंगाल नहीं था, वो ईस्ट बंगाल था, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ही कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट इज ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज 1891 to 1956. याद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है. Dr. Ambedkar, who played a prominent role in drafting the constitution, was born on 14th April 1891 at Mahu in Madhya Pradesh and died on 6th December 1956 at Delhi. Consider the following statements. The discussions in the third round table conference eventually led to the passing of the Government of India Act 1935. Yes. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of an All India Federation to be based on union of the provinces of British India and the princely states. देख लेते हैं. During the third round table conference, a plan was presented to finalize the Government of India Act 1935. In this act, provisions were made to form an All India Federation comprising of states of British India and princely states. From above, it is clear that both statements are true. The third and last round table conference was organized in November-December 1932 in London, and Congress did not participate in this conference. आपने अगर पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं कौन ऐसे मेंबर थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. कमेंट कर सकते हैं आप अगर पता है तो. नहीं पता है तो आप ये चीज़ हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्री. इट इज़ नोन और कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तो हम पढ़ते ही हैं कि हमने पर्टिकुलर कोई एस्पेक्ट कहाँ से अडॉप्ट किया है, जैसे DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एमरजेंसी प्रोविजंस. ये हम आगे इस पे भी सवाल बने हैं तो वो हम क्वेश्चंस देखेंगे. सो A and R बोथ आर ट्रू बट R इज़ नॉट द. सॉरी मैंने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये स्टेटमेंट और रीज़न था तो हमें ये भी देखना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी सारी नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्री को प्रोवाइड करता है, फुलफ़िल करता है. येस, पर इसको अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. येस, बट ये अडॉप्टेड है इसलिए नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करता है, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ. इसलिए इसका आंसर हो गया B. A and R both are true but R is not the correct explanation of A. Next is deferment of adult franchisee for 15 years was advocated in Constituent Assembly by मौलाना आज़ाद. मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जितने भी 18 साल के एज के लोग हैं वो सब वोट कर सकते हैं. ये वो आगे बढ़ाना चाहते थे, 15 साल के लिए डेफर करना चाहते थे, जिससे कि वो समझ सकें कि पीपल हु आर वोटिंग आर दे अवेयर दैट व्हाट दे आर डूइंग. बट इसका विरोध किया गया पूरी तरह से, और जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से ही सबको वोटिंग राइट्स थे और आज भी हैं, थैंकफुली. At the time of discussion on the adult franchisee, Maulana Azad in the Constituent Assembly pleaded for the deferment of the adult franchisee for 15 years. But Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru strongly supported its adoption. Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? तो गांधी जी का ये मानना था कि कांग्रेस का काम सिर्फ इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना था, ना कि यहाँ पे एक पार्टी फॉर्म करके गवर्नेंस करना. तो वो चाहते थे कि ये नल एंड वॉइड हो जाए और उसके बाद फिर से पीपल ऑफ इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू मेक अ डिसीजन कि कौन गवर्न करना, किसे गवर्न करना चाहिए अब इंडिया को. Mahatma Gandhi suggested that the Indian National Congress was formed only to achieve independence and should be disbanded as a political party after the independence of India. ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे. कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की विद पॉलिटी, इनिशियल वाली. Which one of the following said a constitution like a machine is a lifeless thing? It acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्पीच में कहा था. Statement in the question was made by the chairman of the Constituent Assembly
and the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. This statement is a part of his speech during the adoption of the Indian Constitution on 26 November 1949. ये डेट प्रियम्बल में भी लिखी है, बार बार इसीलिए बता रही हूँ जिससे आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए. In their national reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotions. ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने. Above comment was made by Sir Ivor Jennings on the provisions for the protection of minorities in the Indian Constitution. Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? तो ये ग्रैनवेल ऑस्टिन जी ने अपनी किताब में लिखा था. The above statement that Constituent Assembly was Congress and Congress was India was made by the famous historian and Padma Shri Award holder Granville Austin in his book The Indian Constitution. How many women members were there in the Indian Constituent Assembly? There were 15 Indian women. तो आप एक बार नाम से गो थ्रू कर जाइए जिससे आप देख के कभी एलिमिनेट करने के लिए आए तो आप एलिमिनेट कर सकें. टोटल नंबर ऑफ विमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 15. दे वर अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, सरोजनी नायडू, दक्षायनी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बैनर्जी, बेगम एज़ज़ रसूल, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित. इनमें से कई का नाम तो आपने सुना ही होगा. आप बार बार इसे देखेंगे तो आपको एलिमिनेट करने में ईजी होगा. यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सारी तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट जो इससे सवाल बने हैं वो देख लेते हैं. Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Chairman of the Union. जहाँ पे भी यूनियन शब्द आए तो आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ तो रिलेशन है. मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर्स कमेटी. एक और है स्टेट्स रिलेटेड कमेटी, बट इसमें यूनियन नाम नहीं है. बट दो जगह तो आप देख सकते हो, यूनियन पावर्स कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों में जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है. नेक्स्ट इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दैट वाज मिस्टर सरदार पटेल. Sardar Vallabhbhai Patel was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly. Chairman of Drafting Committee of Indian Constituent Assembly was, ये आपने ऊपर भी देखा था, ये हो जाएगा डॉक्टर B.R. Ambedkar. Who was the chairman of Drafting Committee of the Indian Constitution? Same question. A. डॉक्टर B.R. Ambedkar. मैच करना है यहाँ पे आपको, तो आपने अभी देखा ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. Ambedkar. फंडामेंटल राइट्स स्टीयरिंग, ओके, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. उनका नाम यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है. यूनियन पावर्स मैंने आपको ऊपर बताया, जवाहरलाल नेहरू. और फंडामेंटल राइट्स नीचे देख लेते हैं, सरदार पटेल. तो स्टीयरिंग कमेटी में यहाँ पे के.एम. मुंशी की जगह अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम होता तो ये मैच हो जाता. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज वाज विद सरदार पटेल. स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. यूनियन पावर्स कमेटी डॉक्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. Ambedkar. The chairman of steering committee was Dr. Rajendra Prasad, which is not mentioned in the list, hence none of the options is correct. Commission excluded this question from evaluation. ऐसे कई सारे गलत सवाल भी होते हैं, कभी ऑप्शंस गलत होते हैं या कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है. Who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the Constituent Assembly? यहाँ पे आपने देखा advisory committee on fundamental rights, minorities, tribal and excluded areas, Sardar Patel.
Drafting committee of the Constituent Assembly under Dr. B.R. Ambedkar had how many other members? There were 6 other members in the drafting committee. आपने ऊपर भी पढ़ा होगा, total 7 members were there. तो यहाँ पे उनको exclude करके there were 6 members. Constituted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Members were N. Gopalaswamy Iyengar, Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, Muhammad Saadullah, B.L. Mittar, D.P. Khaitan, N. Madhav Rao was included, replacing B.L. Mittar, and T.T. Krishnamachari was included after the death of D.P. Khaitan. Who among the following were the members of the drafting committee of the Constitution? N. Gopalaswamy, यहाँ पे आपने देखा, और जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यहाँ पे हमने देखा था, नेक्स्ट वाले अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और सरदार पटेल भी नहीं थे. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3. Who amongst the following was not a member of the drafting committee of the Constitution? Muhammad Saadullah, K.M. Munshi, A.K. Iyer, and Jawaharlal Nehru. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on 22nd January 1947. Who was the chairman of the National Flag Committee? ये मैंने आपको पहले बोला था ना, झंडा कमेटी. तो कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. There were 2 flag committees mentioned in the Indian history. Flag committee was constituted on 2nd April 1931 at Karachi session under the chairmanship of Sardar Vallabhbhai Patel. An ad hoc committee of national flag was formed on 23rd June 1947, whose chairman was Dr. Rajendra Prasad. As the question is about the chairman of the flag committee constituted by the Constituent Assembly, so the correct option is option B. J.B. Kripalani was neither chairman nor member of any of the flag committees. That's it for this video. Thank you so much for watching this video. We'll continue the series. Thank you so much. Bye-bye.